हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस कोरियन ड्रामा को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें अचानक से एक लाइव स्ट्रीम में एक लड़की का मर्डर हो जाता है और जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंचती है तो उनको उसकी बॉडी तो नहीं मिलती है, लेकिन लड़की की डेथ से कुछ लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन कुछ साल बीत जाने पर उनके साथ अचानक से कुछ बहुत ही भयानक हादसे होने लग जाते हैं और सभी को वो लड़की हर जगह नजर आती है, जैसे कि उन पर उसका श्राप लग गया हो। सो आखिरकार इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई, जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसने भी अभी तक इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे हैं ना, देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, फटाक से चाहिए कमेंट बॉक्स को चेक कीजिए, लिंक आपको वहीं मिलेगा। सो इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ लास्ट पार्ट का दी एंड हुआ था। दामी लाइव आकर सबके सामने बोलती है कि किसी ने जो एक्सपेक्ट नहीं किया था वही हुआ है। मेरे फादर ने मुझे धमकाया है और बोला है कि मेरी हेल्प करो। वो ये सब कुछ बोल ही रही होती है कि तभी उसे कोई शूट कर देता है और जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो ली उन्हें नशे की हालत में दामी दामी कहते हुए मिलता है। वहीं डोयुक पुलिस को जाकर बयान देता है कि मुझे कॉन्ग ने भड़काया था। योंगजिन की तो कोई गलती ही नहीं है और उसे न्यूज से दामी की डेथ के बारे में भी वहीं पता चल जाता है। जहाँ पर तभी दादाजी को ये न्यूज मिलती है तो वो गुस्से में किसी को फोन लगाकर उससे हेल्प करने को बोलते हैं। यहाँ पर ली को अरेस्ट कर लिया जाता है और इंटेरोगेशन से पुलिस को उनके घर से ड्रग मिल जाती है, जिससे कि कंफर्म हो जाता है कि वो तो एक ड्रग एडिक्ट थे। और वही राही किसी को पैसे दे रही होती है कि तभी कोई उनके फोटो क्लिक कर लेता है, जिसके बाद पुलिस स्टेशन में ली से पूछताछ के टाइम पर ये पता चलता है कि दामी 7 बजे तक लाइव थी। तो फिर इनसे इस हाल में 7 मिनट में बॉडी आखिरकार कैसे गायब हो सकती है। जिसके बाद नामचुल ली को हॉस्पिटल शिफ्ट करने को कहता है, लेकिन वो उसे दादाजी के सामने ले आते हैं। दादाजी उससे पूछते हैं कि तुमने आखिरकार दामी को क्यों मारा। ली तो ये मानने से साफ इनकार कर रहा होता है कि तभी दादाजी उसकी बॉडी पर एक स्कार नोटिस कर लेते हैं। दामी की फोस्टर माँ दादाजी को कुछ डॉक्यूमेंट देती है, जिससे साफ हो जाता है कि वो कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। साथ ही वो उनसे बोलती है कि हम दामी से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। उसकी तो बहुत बार सर्जरी भी हुई थी और इसी कारण से उसकी बॉडी पर स्कार था। और तो और उसको अच्छा फील कराने के लिए हमने भी अपनी बॉडी पर स्कार बना लिया था और इसीलिए आपको अब हम पर भरोसा करना ही होगा, हमें हेल्प की जरूरत है। और वहीं दूसरी तरफ जुरान की सच्चाई राही को पता लग जाती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। ये बात वो दादाजी को बताने की धमकी देती है, जिससे कि दोनों आपस में हाथ मिला लेती हैं। वहीं दादाजी को राही के पैसे देते हुए फोटो मिल जाती है और तो और दामी का वो $1 भी दादाजी उस आदमी को पकड़ कर लाने को कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जेल पहुंचकर वहां के कैदी ली को काफी परेशान कर रहे होते हैं तो कॉन्ग आकर उसे बचा लेता है और वहीं वो रिश्वत वाला आदमी भी दादाजी के सामने सब कुछ कबूल कर लेता है कि उसने दामी को नहीं मारा है, बल्कि उसने तो राही को ब्लैकमेल करने के लिए उसने उससे पैसे लिए थे। दादाजी सब कुछ सुनकर अपने आदमियों को ऑर्डर देने लगते हैं कि जाओ और योंगजिन और राही को जाकर पूरी तरह से बर्बाद कर दो। साथ ही दादाजी को ये भी पता चल जाता है कि जुरान प्रेग्नेंट नहीं है और सिर्फ पैसों के लिए ही उनके साथ है, जिससे कि वो उसको घर से निकाल देते हैं और राही के पास भी उसकी बर्बादी का लेटर भेज देते हैं, जिसका साफ मतलब था कि अब तो उसकी कंपनी में कोई भी इन्वेस्ट नहीं करेगा। वहीं दामी की फोस्टर माँ उसके स्कूल जाकर सारी सच्चाई पूछ रही होती है, जहाँ पर एक लड़की उन्हें सब कुछ सच सच बताते हुए कहती है कि ये सब कुछ किसी और ने नहीं बल्कि मॉन ने ही किया था और इसी ने मॉन की बर्थ वाली बात पोस्ट की थी। वहीं दूसरी तरफ योंगजिन को जब ये पता लगता है कि दामी किसकी पोती है तो वो तो उसे मारने का ही प्लान कर लेता है और जुरान और राही भी मिलकर यही प्लान करती हैं। वहीं जब मॉन डायरेक्टर्स के साथ में मीटिंग में होती हैं तो दामी की माँ आकर सबको उसकी सच्चाई बताने लगती हैं, जिसे कि सभी लोग उसे ना बोलकर चले जाते हैं। और वहीं ली के पास भी एक आदमी दादाजी का लॉयर बनकर वहां पर पहुंच जाता है और बोलता है कि आज चेयरमैन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको बताने वाले हैं कि दामी उनकी ही पोती है, लेकिन उससे पहले तुम्हें नाम की सच्चाई बताकर खुद को निर्दोष प्रूव करना होगा। साथ ही वो उसे एक फोन देकर सिर्फ 1 दिन के लिए रिलीज भी करवा देता है। ली नाम के घर जाकर उसे सच उगलवा लेते हैं कि किसी ने उससे ऐसा करने को कहा था। ली जब ये सारी बातें दादाजी को कॉल करके बता रहा होता है तो उसे वो वहाँ से भागने को कहते हैं, क्योंकि उन्होंने किसी को भेजा ही नहीं था। दादाजी फिर ली का वेट कर रहे होते हैं, जहाँ पर तभी जुरान और राही मिलकर उन्हें मार डालती हैं और उसका सारा इल्जाम ली पर लगा दिया जाता है। और ये देखकर तो योंगजिन चैन की सांस लेता है।
वहीं दूसरी तरफ डोयोक जब जेल से निकलता है तो वो दामी की माँ को प्रोटेस्ट करते हुए देख लेता है और ये बात यांग जिन भी नोटिस कर लेता है और अपने आदमियों को कहकर दामी के घर में ही आग लगवा देता है। डोयोक के माँ और भाई जो कि दूसरी मंजिल पर रहते थे वो भी उस आग में जलकर मर जाते हैं और तो और यांग जिन भी इसे दामी की माँ का सुसाइड बता देता है, जिससे कि डोयोक को लगता है कि दामी की माँ की सुसाइड की वजह से ही उसके माँ और भाई मारे गए हैं। वहीं दूसरी तरफ हम उनके फ्यूनरल में एक सस्पिशियस आदमी को देखते हैं जो कि वहाँ कुछ पैसे रख कर जा रहा होता है। ली के खिलाफ सभी सबूत ठोस होने के कारण उन्हें मौत की सजा सुना दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ जेल में कॉन्ग कैदियों के साथ मिलकर ली का फेस जला देता है और यहाँ पर मॉन राही के साथ मिलकर आगे बढ़ने लगती है। वहीं ली को हॉस्पिटल से मेडिकल लेकर जेल में वापस शिफ्ट कर दिया जाता है जहां जलने से उसका फेस पूरा खराब हो जाता है। लेकिन दोस्तों ये ली नहीं बल्कि दादाजी थे। जी हाँ दोस्तों, वो अभी भी जिंदा थे और जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो उन्होंने सेक्रेटरी से कहकर बॉडी चेंज करवा दी थी। वो चाहते थे कि ली अपनी बेटी का बदला ले ले। साथ ही कॉन्ग भी दादाजी के साथ ही मिला हुआ था। सीन शुभ रहता है कुछ साल बाद दिखाया जाता है जहां सभी लोग जेजू आइलैंड पर पार्टी कर रहे होते हैं और एक आदमी सभी को ऊपर से देख रहा होता है, जहां हमें इस कार से पता लगता है कि कोई और नहीं बल्कि ली था। जिसके बाद अब कांग की जेल से छुट्टी होती है जहां वो आखिरी बार दादाजी से मिलने के लिए आता है जो अभी तक जिंदा थे। जहाँ कैसे हमें ये पता चलता है कि कांग ने ही ली को पैसे देकर जेल से बाहर निकाला था। वहीं दूसरी तरफ सभी लोग एक बड़ी टिकटॉक कंपनी के मालिक मैथ्यू की बात कर रहे होते हैं कि तभी डोयोक उनकी फोटो लेकर सबको बताता है कि वो तो आज यहाँ पर आने वाले हैं। और गाइस, ये मैथ्यू कोई और नहीं बल्कि ली ही थे जिन्होंने अपने फेस की सर्जरी करवा ली थी। वेल, तो आज के दिन ही दामी की डेथ एनिवर्सरी थी जहाँ पर तभी टीचर मॉन से मिलकर अपनी बेटी के लिए फिल्म में कोई रोल मांगती है और उसे दामी के बारे में कहती है, जिससे कि मॉन को हर जगह वही दिखने लगती है। वहीं एक आदमी योंग जो की आकर कहने लगता है कि मैंने बबल गर्ल को यानी कि दामी को देखा है। और वहीं राही भी मॉन से कहती है कि अगर कोई तुम्हें काम के लिए पूछे तो मना कर देना। जहाँ पर तभी जोरान मॉन से काम के लिए पूछती है तो उसे इनकार कर देती है, लेकिन तभी जोरान उसे हॉस्पिटल की बात कहकर ब्लैकमेल करने लगती है। बोलती है कि वो उसका राज खोल देगी अगर उसने उसे काम नहीं दिया तो। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी सभी के ड्रिंक्स में कुछ नशीला पदार्थ मिला देता है जिसे पीकर यांग जू ड्रामा ही करने लगता है और सबसे कहता है कि आज के दिन ये दामी मरी थी और ये सब कुछ तुम लोगों की वजह से ही हुआ था और मैं वही रिपोर्टर हूँ। और वो मॉन को पकड़ लेता है जहाँ पर तभी योंग जिन उसे पानी में डुबाकर मार देता है। सभी लोग उसकी डेथ से बहुत ज्यादा डर जाते हैं और ये फैसला करते हैं कि इसकी कोई फैमिली नहीं है तो इसलिए उसकी बॉडी को कहीं दफना देंगे। जिसके बाद वो लोग उसकी बॉडी को लेकर शिप पर रखकर सीधा एक आइलैंड पे पहुंच आते हैं जहाँ पर पहले तो सभी पेट पूजा कर रहे होते हैं और फिर सबको वहाँ पर यूनिकॉर्न दिखता है। जहाँ पर इतने में ही शिप गायब हो जाती है कि तभी मॉन किसी को कॉल करके हेल्प के लिए बुलाती है। जैसे ही वो लोग योंग जो की बॉडी को एक जगह दफना रहे होते हैं वैसे ही उनके साथ अजीब चीजें होने लगती हैं, जैसे कि अचानक से चमगादड़ों का हमला करके पत्थरों को गिरा देना, जिससे कि कई लोगों की जान भी चली जाती है। और वही ये सब कुछ ली देख रहा होता है। सभी लोग उस आइलैंड से डर कर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे उनके साथ अजीब चीजें घटित हो रही थी। जहाँ पर फिर एक आदमी पहुंचकर कहता है कि मैं यहाँ पर हेल्प के लिए आया हूँ, तो क्या तुम सब लोग ठीक हो? मैं यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता जानता हूँ। सब लोग फिर उसे फॉलो करने लग जाते हैं तो वहाँ एक दलदल होता है और वो आदमी कहता है कि यहाँ से निकलने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। सब लोग एक दूसरे को मारकर दलदल पार कर रहे होते हैं, जिससे कि बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। जैसे ही दलदल पार होता है तो वहाँ पर उन्हें एक मॉन्स्टर दिखने लगते हैं, जिससे कि जोरान चिल्लाती है जोरों से कि ये दामी का श्राप है। और ये सुनकर तो सभी लोग उस मॉन्स्टर को मार देते हैं। जैसे ही उन्हें होश आता है वो देखते हैं कि अरे ये मॉन्स्टर नहीं बल्कि इंसान है। मॉन के हाथ खून से सने हुए थे तो राही चिल्लाकर सबको बोलती है कि हमने किसी को मारा नहीं है, बस हमने खुद को बचाया है। जहाँ पर तभी यांग जिन पानी पीने के लिए आगे बढ़ता है तो उसमें हड्डियाँ देखकर जोरों से चिल्लाने लग जाता है कि तभी नाम पानी पीकर कहता है कि तुम तो पागल हो गए हो, पानी तो बिल्कुल साफ है। फिर वो सबको कहता है कि हमें कुछ ऐसा ड्रग दिया गया है जिससे कि हमें बहुत सारे इल्यूजन्स हो रहे हैं और सच और झूठ में हम पता नहीं कर पा रहे हैं।
लेकिन उसकी बात पर कोई यकीन ही नहीं करता है और तभी वो लोग आगे चलकर रेस्ट करते हैं, जहाँ पर देखते ही देखते अचानक से वहाँ पर बाढ़ आने से पानी में सब लोग डूब जाते हैं और जब उनकी आंखें खुलती हैं तो सभी किनारे पर होते हैं और उन्हें वहाँ बोट दिखती है। वो आदमी उन्हें कहता है कि इस पर सिर्फ 7 लोग ही चढ़ सकते हैं और फिर क्या, उनमें फिर से युद्ध होने लग जाता है और 7 लोग बचकर बोट पर चढ़ जाते हैं। यानी कि दोस्तों, इसमें ये दिखाया जा रहा है कि लोग खुद को बचाने के लिए एक दूसरे की जान लेने के लिए भी पीछे नहीं हटते हैं, जिनमें यांग जिन, मॉन राही, जुरान, नाम, डोयुक, टीचर और वो लोग उस आदमी को भी मार देते हैं। जैसे ही सब लोग वापस अपने अपने होटल रूम में जाते हैं तो उनको धमकी भरे नोट मिलते हैं। सबके नोट पर उनके किए हुए सारे क्राइम लिखे हुए थे, जिसके बाद सब लोग यांगजू का रूम देखते हैं जाकर और उन्हें वहाँ पर ड्रग्स मिलते हैं, जिससे कि सब लोग तो सारा इल्जाम उस पर ही लगा देते हैं। कि तभी राही बोलती है कि हम सब लोगों को ऐसे प्रिटेंड करना चाहिए कि हम वहाँ पर गए ही नहीं थे। नाम बोलता है कि अगर ऐसा ही है तो हमें सारे सबूत मिटाने होंगे। जिसके बाद गाइस हम ली को देखते हैं जो कि उनकी हर बात सुन रहा था और ये पता लगता है कि वो आदमी ली ही था। सब लोगों ने मिलकर सारे सबूत मिटा दिए थे, जैसे कि कैमरा रिकॉर्डिंग और तो और अपने कपड़े भी वो जला देते हैं जो कि रात को उन्होंने पहने थे। साथ में राही एक लड़के का रुमाल भी जला देती है। ये सब कुछ करने के बाद सभी पार्टी करने लग जाते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन तभी पुलिस उन्हें इन्वेस्टिगेट करने के लिए पहुंच आती है और सभी लोग उनसे झूठ बोल देते हैं कि उन्हें तो कुछ याद ही नहीं है। यांग जिन तो 28 लोगों की मौत पर ऐसे दुख जता रहा होता है जैसे कि कोई आम बात हो, जहां पर तभी वहां की वेट्रेस ऑफिसर को बताने लग जाती है कि उसने राही को कपड़े चलाते हुए देखा है। तो राही मॉन के कपड़ों का बहाना बना देती है, जिससे कि फिर ऑफिसर उसे वो रुमाल दिखाता है और सारा इल्जाम उन लोगों पर लगाता है। तभी लिया कर उनसे कहता है कि ये रुमाल तो मेरा है और तुम्हें यहाँ की जगह उसी आइलैंड पर जाकर छानबीन करनी चाहिए जहाँ पर ये हादसा हुआ था। जैसे ही राही फिर ली के साथ उस आइलैंड पर पहुँचती है तो उसे रात की सारी बातें याद आने लगती हैं और वहीं डोयुक नोट दिखाकर सबसे पूछता है कि तुम सभी लोगों का आखिरकार दामी से रिलेशन क्या था, जिससे कि सब तो उससे मना करने लग जाते हैं कि हमारा तो उससे कोई रिश्ता ही नहीं था और हम उसे नहीं जानते। वहीं क्राइम सीन पर ली पूछता है कि 21 लोग मिसिंग थे तो फिर 28 बॉडीज क्यों वहाँ पर मिली है, जहाँ पर उसे वो ऑफिसर बताता है कि यांगजू की बॉडी नहीं मिली है, लेकिन उन्हें ज़ॉम्बी नाम का ड्रग मिला है और ये वही ड्रग था दोस्तों जिसे नाम ने ली को दिया था। और वहीं आगे चलकर पुलिस को एक ब्रेसलेट मिलता है जो कि राही का ही था जब वो लोग उस लड़की को मार रही थी और उसी टाइम पर वो उसके हाथ में रह गया था। राही वापस आकर सबको सच बताने लग जाती है कि वो सब कुछ सिर्फ हमारा वहम था और वहाँ तो ऐसा कुछ था ही नहीं जो कुछ भी हमने देखा था, जिससे कि मॉन अपना सर पकड़कर बोलने लगती है कि ये सब कुछ और नहीं बल्कि श्राप है दामी का। जहाँ पर तभी लिया कर सबको थैंक यू बोलकर वापस जाने के लिए कहता है। जब राही वहाँ से आती है तो उसे ये पता लगता है कि सभी कंपनीज ने हमारे साथ में कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है। और वहीं देखते ही देखते मॉन को तो हर जगह अचानक से दामी ही दिख रही होती है और वो राही से डरते हुए कहती है कि इससे तो मैंने ही मारा था। सो गाइस फिलहाल तो यहीं पर इन एपिसोड का दी एंड हो जाता है। आगे इस कहानी में और भी ऐसे राज हैं जो कि खुलने वाले हैं और इतनी मिस्टीरियस स्टोरी है, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी एंड आई होप कि आपको भी पसंद आई होगी। बाकी की स्टोरी ना मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी और अगर आप चाहते हो कि वो जल्द से जल्द मैं उसे एक्सप्लेन कर दूं तो फटाक से कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट एपिसोड जरूर लिख दीजिएगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरी नेक्स्ट वीडियो ना आपको सबसे पहले मिल जाए।